Honorable Chief Minister Maharashtra, सलीम साहब, ज़फ़र भाई, मिस्टर पठान और मिस्टर तिवारी और सभी महानुभाव जो यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि तालीम जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आज उन्होंने एक सेमिनार रखा है। एम्पावरमेंट का इससे अच्छा कोई ज़रिया नहीं हो सकता। आज मैं इस मंच से कुछ कैपिटल मार्केट जिसमें कि मैं काम कर रहा हूँ, जिसको रेगुलेट कर रहा हूँ, उसके रोल के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा कि उसके बारे में निवेशकों के कुछ वो रहते हैं, डाउट्स रहते हैं और धारणाएं गलत रहती हैं। तो उसके बारे में एक इकॉनमी के पर्सपेक्टिव में उसका क्या रोल है थोड़ा सा बता करके मैं बताना चाहूँगा कि उसमें तालीम का क्या रोल है। फ्रेंड्स, आज की डेट में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम से गुजर रहे हैं इंडिया का एज ए नेशन, जबकि पूरे विश्व में करीब करीब सभी देश किसी न किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से को फेस कर रहे हैं और ग्रोथ का लेवल बहुत नीचा है। उस दौर में हमारी ग्रोथ रेट वन ऑफ द हाईएस्ट है। हम एक वो रास्ता, एक ऐसी ट्रेजेक्ट्री पे चल रहे हैं जिसमें कि एक डेवलपिंग कंट्री जिसको हमें कहा जिस श्रेणी में रखा जाता है उससे हम डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में जाने की तैयारी में है। एक उसके हम बाउंड्री लाइन पर हैं। ये कब हम स्विच ओवर कर पाएंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, इसमें टाइम डिफाइन करना मुश्किल है, मे बी 5 साल, मे बी 10 साल। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आज की डेट में ये दिखने लगा है कि ये सर्टेनिटी है, एक दिन हम भी डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आने वाले हैं। तो इसीलिए ये जो दौर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इकॉनमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज की हमारी सोसाइटी जो है वो भी बहुत एस्पिरेशनल है। इतनी हमारी सोसाइटी की अपेक्षाएँ और आकांक्षाएँ हैं कि हम हर दुनिया की हर बेस्ट चीज़ चाहते हैं, बेस्ट हेल्थ सिस्टम चाहते हैं, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं, बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहते हैं, रोड ब्रिज सभी हम चाहते हैं कि हमारे पास भी होने चाहिए। और हमने $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम भी बना रखा है 5 ईयर प्लान में। और हम ग्रोथ रेट जो है 9% की ग्रोथ रेट से ज़्यादा रेट से डेवलप करना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और जहाँ तक इस तरह के एस्पिरेशंस का सवाल है तो एक सवाल ये उठता है कि ऐसे एस्पिरेशंस क्यों ना हो, इस कंट्री के ऐसे एस्पिरेशंस क्यों ना हो, क्योंकि हमारी इतनी कुछ मूलभूत स्ट्रेंथ्स हैं जो कि हमको इस तरह का एस्पिरेशन रखने के लिए एम्पावर करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी इकॉनमी है, वेल डाइवर्सिफाइड इकॉनमी है, एग्रीकल्चर भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, सर्विस भी है, एक्सपोर्ट भी है, किसी एक चीज़ पे हम डिपेंडेंट नहीं है, जो कि बहुत सारे जो साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ हैं वो एक्सपोर्ट पे ही डिपेंडेंट है। हमारा सभी चीज़ों का कंट्रीब्यूशन, हमारे पास स्किल सेट इतना बड़ा है, आईटी का स्किल सेट है जिससे हम इतनी ज़्यादा आउटसोर्सिंग कर सकते हैं और अपने कंट्री में ही ग्रोथ को वो दे सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं। हमारे पास एक बहुत ही बड़ी एजुकेटेड मैन पावर है जो कि अगर जिसका स्किलिंग हो जाए, जो कि स्किल इंडिया प्रोग्राम के थ्रू होने वाली है, तो हम काफ़ी टाइम तक अगले 5-10 साल तक तो कम से कम जो है पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्किल्ड मैन पावर सप्लाई कर सकते हैं बिना वेजेस को ओवरहीट करे हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि हमारी जो मैन पावर है वो यूथ है, तो ये यूथ जो है अगर इसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो वो डिमांड भी जनरेट करेगा, क्योंकि कंजम्पशन भी बढ़ेगा तो डिमांड भी जनरेट करेगा और उससे मैन्युफैक्चरिंग को और हमारी इंडस्ट्री को और भी सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ हमारे पास एक बहुत ही एक बड़ा सेट है इंटरप्रेन्योर्स का, जो कि हर कंट्री के पास नहीं होता है। यहाँ पर आप देखिए, अगर देखें तो एक पान वाला भी, एक छोटी दुकान खोलने वाला भी मेरे हिसाब से इंटरप्रेन्योर है। उसको केवल उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है, बाकी अदरवाइज वो रिस्क ले रहा है, अपनी कैपिटल को रिस्क कर रहा है, तो इंटरप्रेन्योर है। तो सपोर्ट अगर उसको मिलता है तो वो भी काफ़ी बड़ा अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकता है। उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही अच्छा डेवलप्ड जो है फाइनेंशियल मार्केट है। फाइनेंशियल मार्केट से इकॉनमी में एक तरीके का कि लुब्रिकेशन होता है, उसके अंदर इकॉनमी की गति जो है बढ़ती है। तो वो हमारे पास आज बैंकिंग सेक्टर ले लें, चाहे हम स्टॉक मार्केट ले लें, चाहे हम और दूसरे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ले लें, वहाँ पर पूरा एक सेट है जो कि इकॉनमी को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। उसके बाद आज भी थोड़ी बहुत बीच में प्रॉब्लम्स रही हैं, उसके बावजूद भी आज खासतौर से इंडिया जो है एक बहुत ही प्रेफर्ड डेस्टिनेशन इन्वेस्टमेंट का है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी बहुत ही हमारी फेवरेबल पोजीशन है और पिछले 1 साल में तो बहुत ही फेवरेबल हो गई है। जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ इंडिया के बारे में बड़ी उत्सुकता के साथ लोग पूछते हैं कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पर जो लोग हम लोगों से मिलने आते हैं रेगुलेटर से, वो भी सब बताते हैं कि नहीं भाई, मतलब लोग यहाँ पे किसी तरह से इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत उत्सुक हैं, बहुत पैसा आने के लिए तैयार रखा हुआ है।
और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक डोमेस्टिक मार्केट का सवाल है, हमारी सेविंग्स रेट जो है इतनी हाई है, 30% की सेविंग रेट है, क्योंकि चाइना के बाद नंबर 2 पे है। तो हमारे इंटरनल रिसोर्स जनरेशन भी अच्छा खासा है। अब एक समस्या ये है कि जितने हमको हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है, लेकिन साथ साथ एफर्ट भी बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो जितना हमने कहा कि इन्वेस्टमेंट चाहिए हमको, उस हिसाब से ये जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं ये भी थोड़ा सा चुनौती देंगे हमको। जैसे हमने कहा कि 30% सेविंग है, तो $600 बिलियन की आपकी टोटल सेविंग जो होती है वो 1.8 ट्रिलियन डॉलर के जीडीपी के ऊपर, तो लेकिन वो सेविंग छोटे छोटे सब जगह पे फैली हुई है, पूरे कंट्री में फैली हुई है। अब उसको मोबिलाइज करना है, प्रोडक्टिव प्रोसेस में लाना है। ये एक सबसे बड़ी चुनौती है कि इसको हम कैसे प्रोडक्टिव प्रोसेस में लाएं। तो यहाँ पर जो हमारा रोल है फाइनेंशियल मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें जनधन जैसी योजनाएं जो हैं बहुत ही सहायक सिद्ध होंगी कि जो कंट्रीमैन का पैसा है वो छोटे जो निवेशक हैं, जिनके पास छोटी सेविंग्स हैं, 1000, 2000, 4 रुपए की सेविंग होती है, उनका पैसा वेस्ट हो जाता है। तो वो पैसा वेस्ट ना हो, तो जनधन में इतने अकाउंट खुले, 15 करोड़ अकाउंट खुले, तो उनका अकाउंटों के अंदर पैसा जमा होना चालू होगा, तो फाइनेंशियल सेक्टर में पैसा आएगा। अभी हमारी प्रॉब्लम ये है कि सेविंग तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन 50% ही केवल जो है अकाउंट्स में आती है, 50% फिजिकल एसेट्स में चली जाती है, जो कि उतनी प्रोडक्टिव नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपनी सेविंग्स को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में लेके आना है, चाहे वो बैंक अकाउंट हो, चाहे वो कैपिटल मार्केट हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, कोई भी हो, लेकिन हमको उसको फाइनेंशियल उसमें लाना है, क्योंकि उसकी जो है वो कैपिटल है, उसकी उत्पादकता ज़्यादा होती है। यहीं पर अब जो दूसरा इशू है कि वो है कि जो कैपिटल है वो तो ठीक है, जितना भी हम पैसा मोबिलाइज कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ हम कैसे इस पैसे की उत्पादकता बढ़ाएं, उसकी हम कैसे इफिशिएंसी बढ़ाएं। दूसरी बात ये है कि उसकी जो कैपिटल का जो एलोकेशन है उसको कैसे और एफिशिएंट बनाएं, वहाँ पर कैपिटल मार्केट का रोल आता है। फाइनली जो मैं कैपिटल मार्केट की बात करना चाहता था वो यहाँ पर आता है कि कैपिटल मार्केट जो है एक मार्केट का रेगुलेशन प्रोसेस है, जिसमें कि उसी आदमी को पैसा मिलता है जो कि इफिशिएंटली बिजनेस करता है। तो मार्केट अपने आप ही एलोकेशन जो है वो एक इफिशिएंट बिजनेस को करता है। तो कैपिटल एलोकेशन ये माना जाता है कि कैपिटल मार्केट के थ्रू ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, अब ये ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो कैपिटल मार्केट के थ्रू फ्लो हो, चाहे वो इक्विटी में हो, चाहे वो बॉन्ड्स में हो, लेकिन ज़्यादा पैसा उसके थ्रू जाना चाहिए। तो हमारी जो कोशिश है वो ये है कि जो डोमेस्टिक सेविंग्स हैं वो अब उनका परसेंटेज कैपिटल मार्केट में बढ़ना चाहिए। आज की डेट में केवल 2.5% जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनका एलोकेशन कैपिटल मार्केट को है, जो कि अगर देखा जाए तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के हिसाब से तो बहुत ही कम है। जैसे अमेरिका में 52% कैपिटल मार्केट के थ्रू चैनलाइज होता है, यूरोप में 30% के करीब मार्केट के थ्रू चैनलाइज होता है, और जापान जहाँ पर कि बैंकिंग सेक्टर पे काफ़ी डिपेंडेंस है, वहाँ पे भी 15% जो है एलोकेशन कैपिटल मार्केट को है। तो उसको देखते हुए हमारी जो एलोकेशन है बहुत छोटी है। तो जितनी हमारी जो आगे की ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से जो कैपिटल मार्केट का एलोकेशन काफ़ी कम है। अब ये कैपिटल मार्केट में एलोकेशन कैसे बढ़े, वहाँ पर हमारा रेगुलेटर का भी रोल आता है कि हम कैसे लोगों में विश्वास जगा सकें कि कैपिटल मार्केट सेफ है। कैपिटल मार्केट में पैसा लगाने से वो केवल बिजनेस को ही प्रोडक्टिव प्रोसेस में ही पैसा नहीं लाएंगे, बल्कि दे विल बिकम पार्ट ऑफ द इंक्लूसिव ग्रोथ। बिकॉज आज जो देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि जो बिजनेस है, बिजनेसमैन को पैसे की ज़रूरत है तो वो मार्केट में जाता है, तो निवेशकों से उसको पैसा मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर के पास पैसा है तो कैसे उस पैसे से वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाभ मिल सके, उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड मिल सके, तो जिससे कि जो देश में जो ग्रोथ हो रही है उसका वो पार्ट हो सके। तो ग्रोथ प्रोसेस का पार्ट होने के लिए ज़रूरी है कि आप कैपिटल मार्केट्स में भी पार्टिसिपेट करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप शेयरों में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया, ऐसा नहीं करिएगा। केवल अपनी जो सेविंग्स हैं उसका एक छोटा पोर्शन कैपिटल मार्केट में भी एलोकेट करिए, और अच्छे तरह समझने के बाद ही करिए। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में करिए जो कि सेफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसकी जानकारी होना कि कहाँ कौन से सेफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, नहीं है, ये सब जरूरी, ये इसके लिए ज़रूरी है कि आपको फाइनेंशियल मार्केट की तालीम हो, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पता चले, जिससे आप समझ सकें कि कौन से प्रोडक्ट रिस्की प्रोडक्ट हैं, कौन से प्रोडक्ट जो है अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा है छोटे छोटे शहरों में हमारे सामने इतनी इंसानियत आ रही हैं कि लोगों ने कलेक्टिव स्कीम्स में, जो कि चिट फंड की स्कीम्स कहिए या पिरामिडल स्कीम्स कहलाती हैं, वो उनके अंदर पैसा लोगों ने लगा रखा है। थोड़ी थोड़ी सेविंग हुई, बैंक अकाउंट उनका खुला हुआ नहीं है, बैंक अकाउंट में बैंक शायद उनको एंटरटेन नहीं किया होगा, या उनकी एक्सेस नहीं होगी, या वहाँ पहुँच नहीं सकते होंगे, या उनको आसान नहीं लगता है कि भाई
जो उसका पूरा प्रोसेस है फॉलो करें, और पता चलता है कि छोटे छोटे निवेशक ऐसे लोगों को पैसा दे देते हैं जो कि उनको प्रॉमिस करते हैं कि दुगना पैसा हो जाएगा। तो ऐसी बहुत इंस्टांसेस आई, हम लोगों ने बहुत सारे सेबी ने एक्शन लिए हुए हैं। तो वो जब आप फाइनेंशियल एजुकेशन इस कंट्री में बढ़ेगी तो लोगों को समझ में आएगा कि ये अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ये उनके लिए नहीं है, उनको एक रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स में जाना चाहिए। तो तालीम का बहुत बड़ा एक रोल है जो कि इस मार्केट में पैसा लाने में, जो लोगों की कंट्रीमैन की सेविंग है उनको प्रोडक्टिव प्रोसेस में लाने में सहायक होगा। अब जैसे जैसे अभी हमसे एक साहब बात कर रहे थे, मैं कि थोड़ा सा आप ये बताइएगा कि लोग जो है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो है जो भी उनसे पैसा ले रहा है उसको थोड़ा प्रॉपरली देखा करें, तो कि उनको पता चले कि वो गलत जगह पे पैसा तो नहीं दे रहे हैं। तो ये सब जो है, इसकी फाइनेंशियल एजुकेशन जो है, ये सब चीज़ों के लिए आपको इनेबल करेगी। आपको डूज एंड डू नॉट्स पता चलेंगे कि भाई क्या चीज़ करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। आपका जो रेगुलेशन हमारा बना हुआ है सेबी का, उस रेगुलेशन में क्या क्या प्रावधान है जिसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मार्केट का मैनिपुलेशन हम लोग देख रहे हैं, हम लोग सर्वेलेंस कर रहे हैं बराबर, और कितने ही एक्शन भी ऑलमोस्ट रोजाना कुछ ना कुछ एक्शन होते रहते हैं। तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मार्केट का कोई भी मैनिपुलेशन देखने के लिए एजेंसी बनी हुई है, तो आप ज़्यादा कंफर्ट के साथ, ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ उसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो आपकी जानकारी उस बारे में बढ़ेगी। हम लोग इस बारे में, इस विषय पे सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा, हमने एक मिशन चला रखा है, नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, जिसमें कि RBI, सेबी, PFRDA और IRDA, ये सभी वो हैं, पार्टनर हैं। और ये हमारा एक इंस्टीट्यूट है, इसी काम के लिए एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैपिटल मार्केट, जहाँ पर कि सिक्योरिटीज़ मार्केट, जहाँ पर कि इस प्रोग्राम को पूरा इंक्यूबेट किया जा रहा है। और पूरे देश में इतने सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं जहाँ पर कि हम लोग अलग अलग तरह के, अलग अलग वर्गों के लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। और हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये अपने रेगुलेशन के बारे में और ये ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि हार्मफुल हैं उनके बारे में आगाह कर सकें। अंत में मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि हम लोग सभी चीफ मिनिस्टर साहब को सुनना चाहते हैं। मैं केवल अंत में ये कहूँगा कि आप लोग ग्रोथ प्रोसेस में, जो कंट्री का ग्रोथ प्रोसेस है, उसका हिस्सा बने, और उसका हिस्सा बनने के लिए आप कैपिटल मार्केट में भी पार्टिसिपेट करें। अपना थोड़ा सेविंग का हिस्सा ही पार्टिसिपेट करें, और अच्छी नॉलेज के साथ, अच्छी समझ के साथ, अच्छे किसी एडवाइज़र से राय लेकर के जनरली म्यूचुअल फंड रूट से पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद।